मार्केट कैपिटल तो बोल रहे हो उसी के, उसको मैं बताता हूँ अभी। हाँ, ये भी बताते हैं अभी। ओके, हाँ, कल टेस्ट भी हुआ था, पेपर भी हुआ था कल। ये कौन सा पेपर है? ये तो कल नहीं दिया था मैंने। ओके, मॉडल पेपर है। मैं तो ऐसा क्वेश्चन तो दिया नहीं मैंने कुछ भी। उनका क्वेश्चन है, उसको क्लियर करते हैं। सो इनका क्वेश्चन था इसमें, अ टेक्निक यूज्ड टू असेस, अरे आपका हो गया हो तो स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन था इसमें, अ टेक्निक यूज्ड टू असेस लैंग्वेज डोमिनेंस एंड मेमोरी फंक्शन बिफोर अप्लेक्टिव सर्जरी फॉर एपिलेप्सी। सो पहला तो अप्लेक्टिव सर्जरी पढ़ा था मैंने कहीं? नहीं पढ़ा ब्रेन के अंदर। एप्लेक्टिव सर्जरी का मतलब होता है, एप्लेक्टिव इज अब्लेशन। सो जो भी ट्यूमर वाला पार्ट है, या जैसे इसमें कोई डायग्नोसिस दिया है, इसमें कोई डायग्नोसिस नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे ट्यूमर हो सकता है, कोई भी ऐसी रीजन जिससे ओवर ग्रोथ हो रही है, तो उस पार्ट को कट करके हटाना, उसके लिए मल्टीपल प्रोसेस है, अलग अलग टाइप की सर्जरी से। जैसे हमारे पास एक सर्जरी मैंने आपको लिखाई थी, गामा नाइफ सर्जरी, पढ़ा? गामा नाइफ वहां लिखा भी था एब्लेशन, जहां पे हमने केमिकल एब्लेशन पढ़ा था, केमिकल यूज करके एब्लेशन करते हैं वहां पे। तो आप उस पार्ट को कट कर देंगे, हटा देंगे। ये तो हो गया सर्जरी वाला पॉइंट। अब इसमें पूछा है कि a technique used to assess language dominance and memory function before epileptic surgery for epilepsy। तो जो सर्जरी कर रहा है उससे पहले आप ये टेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद आफ्टर सर्जरी हम फिर से देखेंगे कि सर्जरी करने से ये फंक्शन लॉस तो नहीं हो गए। बीच में भी पॉसिबल ये कट गया पार्ट, या फिर जो आपका ब्रोकास एरिया, वर्निक एरिया है, वो एरिया में इंजर्ड हो गया और उसकी वजह से ये फंक्शन लॉस हो गया। मेमोरी का होगा, मेमोरी कौन सी लॉब में होगा? फ्रंटल लॉब में। फ्रंटल लॉब में है प्री फ्रंटल, और प्री फ्रंटल में दो पार्ट हमने किए थे, राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। सो लेफ्ट प्री फ्रंटल एरिया फॉर मेमोरी एंड लेफ्ट राइट इज फॉर इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिया आपको, इंट्रा कैरोटिड। ओके, सारे मीनिंग इनका पूछना चाह रहे हैं या इसका आंसर पूछना चाह रहे हैं? समझ ही नहीं आया। ओके, सो इसके अंदर जो चार ऑप्शंस दिए आपको, प्रोसीजर के नाम दिए, यहाँ पे टेक्निक के नाम दिए। पहला है इंट्रा कैरोटिक एमोबार्बिटल प्रोसीजर, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राम और सोमेटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल। चार टेक्निक्स यहाँ पे दी है। तो ये सारी क्या है? टेक्निक है, टेस्ट है। चार टेस्ट आपको दिए। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रा कैरोटिड एमोबार्बिटल प्रोसीजर। एमोबार्बिटल जानते हो? व्हाट इज एमोबार्बिटल? नहीं पता, हमें क्या पता। एमोबार्बिटल कुछ याद तो करो, ये कुछ याद आ रहा है? एमोबार्बिटल इज ए barbiturate. It's a group of drug which is known as barbiturate group of drug. Amobarbital, secobarbital, pentobarbital, thiopental sodium, these all are the barbiturate group of drugs. तो आप किसमें दोगे? इंट्राकैरोटिड, कैरोटिड वेसल से उसमें आप क्या लगाएंगे? ये ड्रग लगाएंगे, उसके बाद आप असेस करेंगे। तो जब आप बार्बिट्रेट ड्रग देंगे तो उस कंडीशन में ब्रेन सेडेट होगा या स्टिमुलेट होगा? कौन सी ड्रग है ये? एंटी एंजाइटी है? अरे कौन सी ग्रुप की है ये? बार्बिट्रेट इज एन एंटी एंजाइटी ग्रुप ऑफ ड्रग, एंड ब्रेन क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, आंखों के थ्रू, विजन के थ्रू आप असेस करेंगे। थर्ड का है मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राम, जो हम एमआरआई, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो जो आपका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो करेंगे। यहाँ पे लिखा है डी द सोमेटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल, जो हमारा सोमेटो सेंसरी एरिया है, जो आपका पैरेटल लोब है, उसके थ्रू आप असेसमेंट करेंगे। तो क्या आपको लगता है क्या राइट आंसर होगा? अगर हम इन चार ऑप्शंस के मीनिंग के बाद में अगर आपसे पूछे कि आपको विजुअल क्या पूछा इसमें, मेमोरी एंड लैंग्वेज के बारे में पूछा है, तो क्या राइट आंसर होगा इन चारों में? यस, क्या राइट आंसर होगा? चारों का मीनिंग बताया मैंने। पहला क्या है? ड्रग देके, दूसरा विजन के थ्रू, थर्ड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और फोर्थ आपका विद हेल्प ऑफ सोमेटो सेंसरी एरिया। क्या राइट होगा? कैसे आप पता लगा सकते हो मेमोरी एंड दिस लैंग्वेज चारों में से? कुछ भी नहीं? नहीं, चारों का मीनिंग करने के बाद भी नहीं आ रहा है? अरे चार चीज मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। एक ड्रग देके असेसमेंट करना है, ड्रग है एंटी एंजाइटी, दूसरा है आपका विजुअल, थर्ड है आपका एमआरआई या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और फोर्थ है आपका सोमेटो सेंसरी एरिया के थ्रू। किससे पता चलेगा लैंग्वेज और मेमोरी इन चारों में से? सोमेटो सेंसरी। सोमेटो सेंसरी तो गलत होगा, आंसर तो सर ने लगवा दिया होगा, फिर भी नहीं आ रहा है। ये बताया ड्रग, ड्रग तो गलत है, ड्रग लिखवाया। देखो दो ऑप्शंस तो वैसे ही हटवा दिए, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, आपके बच्चे आपके पास। सो बी, ये भी गलत है। राइट क्या है? अरे जब हम पहले ऑप्शन की बात करें, ड्रग दोगे तो पेशेंट सो जाएगा। आप सोने के बाद उसको पूछ रहे हो कि आप बोल सकते हो? कैसे बोलेगा? क्या बता सकता है? आंखों से क्या पता, विजन से क्या पता चलेगा कि आपको दिखता है? दिखता, आप देख के उसको बोलो, देख के बताओ आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते? क्या कोई बता सकता है? विद विजन, विजुअल रेस्पॉन्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी है, देख के बताओ। भाई वो तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो बोलेगा, तब पता चलेगा लैंग्वेज का। एंड जो लास्ट डी ऑप्शन लिखा सोमेटो सेंसरी, उससे टच, पेन, टेंपरेचर, वाइब्रेशन पता चलेगा। उससे कौन सा पता चलेगा कि आप बोल सकते हो? आपको याद है कि नहीं है, टच करके बताओ, बताएगा। भाई ये एरियाज, ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, प्रीफ्रंटल, किससे पता चलेंगे? विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग जो है वो टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। सो आंसर राइट सी होना चाहिए। अब सर ने क्या लगवाया आई डोंट नो, सी है, जो भी हो, ए लगवाया। ए इज नॉट द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सर से पूछेंगे ए कैसे होगा, बट करेक्ट आंसर क्या है? हाँ, इसमें कुछ डाउट है कल वाले पेपर में? कोई डाउट नहीं है, इतना इजी पेपर था। ओ माय गॉड, क्या बनाया मैं देख लूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा न्यूप्लाज्म कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर अपार्ट फ्रॉम का मतलब एक को छोड़कर। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैलिग्नेंट की है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स बिनाइन की है। तो बिनाइन वाली कौन सी है, वो बतानी थी। कौन सी बिनाइन वाली? मेटास्टेसिस किसमें होता है?
मैलिग्नेंट में। इन्फिल्ट्रेशन किसमें होता है? मैलिग्नेंट में। कोल्डली डिफरेंशिएट कौन होती है? मैलिग्नेंट। बट एनकैप्सुलेटेड कौन होती है? मैंने लिखवाया भी था उस दिन कि हमें एनकैप्सुलेटेड भी लिखा हुआ जाता है कभी-कभी। तो आंसर सी। और कुछ? क्या? ए 23 23 है। Which of the following best describe the TNM classification? T2 N0 M0। M0 का मतलब मेटास्टेसिस, absent। N0 का मतलब lymph node involvement नहीं है। अब ऑप्शंस देखो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है स्मॉल सेल ट्यूमर, स्मॉल ट्यूमर, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस। लार्ज ट्यूमर, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस। ट्यूमर हैज स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, तो सी ऑप्शन राइट हो नहीं सकता है। एंड स्मॉल ट्यूमर विद डिस्टेंस मेटास्टेसिस, राइट आंसर। मेटास्टेसिस से तो 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बचे दो। पहला है स्मॉल ट्यूमर, दूसरा है लार्ज ट्यूमर। सो जब हम ट्यूमर की बात करेंगे, सबसे पहले लोकलाइज्ड ट्यूमर थी, फिर लोकलाइज्ड लिमिटेड स्प्रेडिंग था, वो M2 सॉरी T2 था, फिर पूरे होल लंग में गया, बड़ी ट्यूमर बना तो T3 था। तो यार T3 होना चाहिए अगर बी ऑप्शन होता तो। आंसर इज ए। और कुछ? अ मेल client with nagging cough makes an appointment to see the physician after reading his symptom of one of the seven warning। अरे तो पढ़ाया था, warning sign of cancer। कौन पूछ रहा था? हैं? हाँ इंडाइजेशन है ना, लिखवाया तो था। CAUTI, आई का मतलब क्या था? इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो है राइट आंसर। सी लिखवाया और इंडाइजेशन लिखा भी था, वहीं पर लिखा इंडाइजेशन। नेक्स्ट हो गया। 29। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अभी तो पढ़ा, 2 दिन पहले तो पढ़ाया रिमिशन। नहीं पढ़ाया था। रिमिशन का मतलब कंप्लीटली हटाना कैंसर को, रिलैप्स मतलब वापस होना। तो यहाँ क्या लिखा है? The complete eradication of cancer cell, the partial or complete disappearance of sign and symptom of cancer, the spread of cancer to distant organ, or the failure of treatment to control the disease। तो क्या है? B। The right answer is the complete eradication of cancer cell or the partial or complete disappearance of sign and symptom of cancer। B is the right answer, not A। B हो गया इंडाइजेशन। अरे इंडाइजेशन मिला, आगे हो गया है। क्या बोल रहे हो? ले ले बस, ये लो भाई। नेक्स्ट, कल हम 2 क्लासेस पढ़ेंगे। 2 मतलब 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक क्लास, एक मैं पढ़ाऊंगा और एक अली सर पढ़ाएंगे। पहली क्लास जो होगी वो सुबह होगी 9:30 to 1 o'clock। दूसरी क्लास होगी 2:30 to 7:30। दो ही क्लास होगी कल बस, तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कल। एक क्लास मैं पढ़ाऊंगा, एक क्लास अली सर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो कल सुबह सुबह 9:30 बजे से आपके साथ जुड़ेंगे अली सर, और 2:30 से मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ ऑन्कोलॉजी के साथ में, ठीक है? स्टार्ट करें आज। नेक्स्ट, लास्ट क्लास के अंदर, हाँ अभी देखो डाउट पूछे थे वो भूल गया मैं। एक तो था उनका डाउट हाइपर यूरेसीमिया। सो हमने एक ड्रग पढ़ी थी, कौन से ग्रुप की ड्रग है ये? दैट इज मरकैप्टोप्यूरिन, एंटी मरकैप्टोप्यूरिन। तो पहला इनका क्वेश्चन ये था, कैंसर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसमें हाइपर यूरेसीमिया का क्या, कहां से आएगा हाइपर? ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही कुछ था। तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें तो 100% आएगा, वो तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, बट उससे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कैसे आएगा वो हम बात करें। तो लाइक अगर पेशेंट को कैंसर हो गया, कैंसर को ट्रीट करने के लिए आपने एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स रख किया, और ड्रग कौन सी दिया पेशेंट को? मरकैप्टोप्यूरिन। अब जब आप मरकैप्टोप्यूरिन पेशेंट को देंगे तो इस ड्रग का क्या होगा भाई? ड्रग बॉडी में जाके अपना एक्शन करेगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसका मेटाबॉलिज्म, और फिर बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। सो जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो इसके अंदर एक कंपोनेंट है, उसका नाम क्या है? प्यूरिन। दिख रहा है? इस प्यूरिन का भी मेटाबॉलिज्म होगा, और जब प्यूरिन मेटाबोलाइज होगा तो क्या बनाएगा? इसका एंड प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जो नॉर्मल बन रहा है उसके अदर देन एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है। नॉर्मल तो बॉडी में बन रहा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, उसके अलावा आपने ड्रग दिया उससे ये एक्स्ट्रा बन रहा है, तो नॉर्मल से यूरिक एसिड बॉडी में क्या होगा? ज्यादा। और कंडीशन क्या होगी? हाइपर यूरेसीमिया। इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है, ओनली फॉर प्यूरिन, जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है उसका नाम क्या था? xanthine ऑक्सीडेज। तो हमने क्या किया, इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, हमने कौन सी ड्रग दे दी? xanthine ऑक्सीडेज ब्लॉकर ड्रग। और वो ड्रग इस प्यूरिन को इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। जब कन्वर्ट नहीं करेगा तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा, और इंक्रीज नहीं होगा तो आपकी बॉडी में हाइपर यूरेसीमिया नहीं होगा। और उस ड्रग का एग्जांपल क्या था? द एग्जांपल ऑफ द ड्रग इज एलोप्यूरिनोल। दैट्स व्हाई विद मरकैप्टोप्यूरिन पेशेंट इज रिसीविंग एलोप्यूरिनोल। दोनों ड्रग्स साथ में दी जाती है टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ हाइपर यूरेसीमिया। एक और था इनका हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम के लेवल को कैसे बढ़ाती है? सो कैल्शियम के लेवल को कौन बढ़ाती है? आंसर इज कौन सी ड्रग? ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर, टैमोक्सिफेन सिट्रेट। इट्स ए सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM टाइप ऑफ ड्रग। सो ये टैमोक्सिफेन सिट्रेट बॉडी में जाएगी और क्या करेगी? ब्रेस्ट के अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, और उस एस्ट्रोजन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। दो फंक्शन हम बात करते हैं। पहला, एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में क्या करता है? कैल्शियम को कहां से? ब्लड से बोन में ले जाने का काम करता है। और अगर एस्ट्रोजन की एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो ये मूवमेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। एस्ट्रोजन जो कैल्शियम को ब्लड से बोन में ट्रांसफर कर रहा था, वो मूवमेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एंड जब एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो कैल्शियम कहां स्टे करेगा? ब्लड में। कैल्शियम कहां रहेगा? ब्लड में। और जब ब्लड में रहेगा तो ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और क्या कंडीशन आएगी? हाइपर कैल्शियमिया। यस, आया कुछ समझ में? सेकंड हमने एक और पॉइंट भी देखा था, बोन के अंदर। बोन के अंदर ये एस्ट्रोजन क्या करता है? बोन के अंदर क्या करता है? एस्ट्रोजन की एक्टिविटी क्या है बोन में?
एस्ट्रोजन सॉरी टैमोक्सिफेन, टैमोक्सिफेन सिट्रेट की एक्टिविटी क्या है बोन पे, सो वहां जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर बोन के अंदर जाके स्टिमुलेट एक्सेसिव स्टिमुलेट होंगे, तो ये कैल्शियम को ब्लड से बोन में ट्रांसफर ना करके क्या होने लग जाएगा, अपोजिट मूवमेंट आपको देख रहा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा है बोन में इसकी वजह से, और ये एक्सेसिव स्टिमुलेशन से और कैल्शियम क्या होगा ब्लड में इंक्रीज होगा, और उससे भी क्या हो सकता है, हाइपर कैल्शियमिया। तो ये दो प्राइमरी जो मैकेनिज्म है वो ये है कि एस्ट्रोजन की एक्टिविटी रिड्यूस होने से कैल्शियम का ट्रांसफर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उससे ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, उससे विजन चेंजेस आएंगे, कैटरेक्ट हो सकता है, और अदर कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेरॉइड्स, कैंसर मैनेजमेंट में स्टेरॉइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बोन मैरो को रिजेक्ट होने से प्रिवेंट करना है। सो स्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑफन यूज्ड इन कंजुगेशन विद कीमोथेरेपी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन जो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। स्टेरॉइड्स आर वेरी डेंजरस, कोई एडवाइस करे तो कभी स्टेरॉइड नहीं खाना है, 2 दिन बाद में ठीक हो जाना, पर स्टेरॉइड नहीं खाना है। लिख लिया। स्टेरॉइड्स के अंदर मल्टीपल स्टेरॉइड्स हम यूज करते हैं यहाँ पे, लाइक डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। क्लियर है यहाँ पे, वो करें, न्यूट्रिशन कर दिया सर ने कंप्लीट। हाँ क्यों, मुझे तो बोला हो गया अभी आगे से नीचे, आप लोग बोल रहे नो सर। हाँ वैसे हाँ, बाकी बाकी तो पढ़ा नहीं, हम पूरा 4 महीने और पढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं। नेक्स्ट मूव करें। यूजेस इन कीमोथेरेपी कहाँ काम यूज करते हैं, तो आंसर होगा आपका एंटी एमेटिक इफेक्ट। स्टेरॉइड्स क्या कर सकते हैं, वोमिटिंग को रिड्यूस करते हैं। जब आप स्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो स्टेरॉइड जो है ब्रेन के अंदर जो आपका वोमिटिंग सेंटर है, कौन है, सीटीजेड सेंटर, उसको सप्रेस करके एंटी एमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं इनको, एंटी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी, बहुत जगह यूज किया हमने, पहले भी मैनेजमेंट में पढ़ा इसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी। मैनेजिंग एलर्जिक रिएक्शन, वेरियस एलर्जी जब भी होती है, आपने देखा होगा कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो सबसे पहले डेक्सोना या डेक्सामेथासोन या फिर अदर कोई स्टेरॉइड्स पेशेंट को देते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो बेड साइड पे कौन सा ड्रग रखना है, तो हाइड्रोकोर्ट और एविल जो आपका आता है एंटी एलर्जिक ड्रग आप रखते हैं, एलर्जी को सप्रेस कराइए। एंड डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, उससे इम्यून रेस्पॉन्स रिड्यूस होता है, वहां भी यूज होता है इसका। एपेटाइट स्टिमुलेशन एंड एनर्जी बूस्ट, मैं इसकी यही बात कर रहा था, ये एक ऐसा ड्रग है जिसको लेने से आपका हंगर सेंटर जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और आप बहुत ज्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं। एंड उसके साथ साथ में एनर्जी बूस्टर, जितने भी ये जो झोला छाप होते हैं, झोला छाप जानते हो, हाँ, वो जो झोला लेके चलते रहते हैं कहीं भी, उनके पास दो ही ड्रग होती है, एक होता है एंटीबायोटिक और एक होता है स्टेरॉइड, और साथ में पीली करने वाली दवाई, बोतल को डेक्सट्रोज को पीला करना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट का साइकोलॉजी खत्म नहीं होता है। गांव में बस ये तीन ही चीज होती है, पहला कमजोरी बहुत आ रही है, बोतल चढ़ा दो, और बोतल का कलर अगर प्लेन वाटर जैसा है तो वो मानेगा नहीं, मजा नहीं आया। मजा कब आएगा, जब वो कौन सा कलर रहेगा, पीला कलर, वो अलग स्मेल आनी चाहिए, वो अलग वाली हॉस्पिटल वाली स्मेल, वो एमडी डाल दो 5 रुपए का, और उस बोतल के हो गए 500 रुपए, और उसके साथ में भरेंगे वो एक सेप्ट्रेक्सोन और दूसरा डेक्सोना, एक तरफ डेक्सोना एक तरफ सेप्ट्रेक्सोन, पर्सन 2 घंटे में भागना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत, और बोले ये डॉक्टर साहब ठीक है, एक दिन में ठीक कर देते हैं, दूसरे दिन की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, एनर्जी आएगी, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में डाल रहे हैं फिर एनर्जी आएगी, एंड उसके साथ में एनर्जी बूस्टर ले रहे हैं, डोज बूस्टर डोज लगा रहे हैं डेक्सोना का 4 mg 8 mg, और क्या चाहिए, भागेगा आदमी, दौड़ेगा, रनिंग करेगा। और उसके साथ में एक किसका काम करेगा, स्टेरॉइड, एपेटाइट, भूख लगने वाला, तो पहले भूख नहीं लग रही थी, अब भूख भी बहुत लग रही है, मतलब ठीक हो गया आदमी, वो खाना भी दबा के खाएगा और फिर काम करेगा, ठीक हो, कोई नहीं, इन्फेक्शन बेचारा सोचेगा मेरा यहाँ काम ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया वैसे ही भाग जाएगा डर के एक दूसरे से। बट ये जो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट बॉडी पे मैं बताऊंगा, इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट है, और वो बहुत डेंजरस कंडीशन कोस करेंगे आगे जाके। तो ये क्लियर है, एडिमा तो एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो सेम वो एडिमा काम करेगा। नेक्स्ट, कॉमन यूज्ड स्टेरॉइड्स, तो 3 ड्रग जो हमने अभी बात करी मेनली, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोन। मोस्ट कॉमन यूजेस डेक्सामेथासोन, बहुत ज्यादा यूज होता है, डेक्सोना नाम से आप इसको देखते हैं, टैबलेट भी अवेलेबल होती है और आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल होता है डेक्सामेथासोन। लिया सबने डेक्सोना, हाँ, किसी ने हो ही नहीं सकता कि नहीं लिया हो, कोई कह नहीं सकता नहीं लिया, सब लेते हैं, क्योंकि सबको एक दिन में ठीक होना होता है। बाकी मुंह करें, इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जो मैं अभी आपको इधर अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ, और इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था पहले। हमारे पास एक पेशेंट आया था एक, वो आज भी बेड रिडन है, अगर वो जिंदा है तो, मर गया तो पता नहीं, अब यंग पेशेंट था तो ऑब्वियसली जिंदा ही होगा, बट क्या पता इन्फेक्शन बेड सोर्स से मर गया होगा तो पता नहीं। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी, कुछ नहीं थी, बिल्कुल यंग हेल्दी पर्सन था, बस उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, और पिताजी आर्मी में थे, तो उसको जॉब मिल रही थी पिताजी की जगह, ऑन ड्यूटी डेथ हो गए थे, और उसको सिर्फ क्या करना था, फिजिकल टेस्ट पास करना था। बट वो बेचारा 40 साल का आदमी है, कहाँ भागेगा फिजिकल टेस्ट में, तो उसके किसी दोस्त ने क्या एडवाइस किया, हुई झोले छापने, मैं भगवा दूंगा तू बस मस्त रहे, लगाया उसको 10-15 दिन डेक्सोना, और उसके अंदर ऐसी ताकत आई, वो तो मजे हो गए उसके, तो अब ऐसे भाग रहा है। जब रियल में भागना था वहां पहुंचा तो उसने ज्यादा ही कोशिश करी, और जो स्पाइनल वर्टिब्रा कॉलम है वो फ्रैक्चर हो गया, और स्पाइनल को डैमेज हो गया, और लोअर पार्ट पूरा पैरालाइज हो गया, आज दिन तक पैरालाइज ही है। सो उसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे, बहुत डेंजरस होता है और ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आगे जाके बहुत इश्यूज होंगे। सो साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड यूज, सबसे पहले सोल्ट का साइड इफेक्ट, द फर्स्ट वन वेरी डेंजरस, जब भी कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे चलता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी, तो डॉक्टर हमेशा उसका शुगर चार्टिंग के लिए बोला जाता है, एंड उसका रीजन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस,
जो आपका ब्लड के अंदर इंसुलिन है, उस इंसुलिन को ये स्टेरॉइड क्या कर देगा, रेजिस्टेंस कर देगा, उसको काम नहीं करने देगा, उसको बोलेगा आप सो जाओ, आप बिना काम के रहो, हमें काम नहीं चाहिए आपका। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वो नहीं होगा और ग्लूकोज सारा ब्लड में रहेगा और बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड इसीलिए जब भी स्टेरॉइड थेरेपी होती है तो आपका रिस्पांसिबिलिटी क्या है, शुगर चार्टिंग। और अगर ये हाई लेवल आता है तो आपको क्या देना है, एक्सोजिनस इंसुलिन देना है साथ में। द नेक्स्ट वन इज इंसोम्निया। व्हाट इज इंसोम्निया? यस, लाइक एक पर्सन आता है और बोलता है मुझे दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है। क्या कह रहा है वो पर्सन आके, दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है। दूसरा पर्सन आके बोलता है नहीं साहब मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है नाइट में। दोनों को कौन सा डिसऑर्डर है? वन पर्सन इज सेइंग दैट मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है दिन में, और दूसरा क्या कह रहा है मुझे बहुत नींद आती है रात में, मैं बिल्कुल रोक नहीं पाता हूं। दोनों को कौन सा डिसऑर्डर है? दोनों ठीक है? अरे दोनों में क्या डिसऑर्डर है? सो स्लीप डिसऑर्डर के टाइप होते हैं, एक होता है नींद नहीं आना, एक होता है नींद आना, बट उसकी टाइमिंग है। नींद नहीं आना और वो आके बोले कि मुझे दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती है साहब, क्या करूं मैं? तो वो डिसऑर्डर नहीं है, वो तो नॉर्मल है। और वही आके बोले कि मुझे रात में इतनी नींद आती है कि मुझे कोई मारे तो भी मैं नहीं उठता हूं, तो अच्छी बात है, वो डिसऑर्डर नहीं, दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर। दैट कंडीशन इज नॉट हाइपरसोम्निया। द डिसऑर्डर इज इफ यू आर हैविंग लैक ऑफ स्लीप इन नाइट टाइम और इफ यू आर हैविंग स्लीप इन डे टाइम, देन दिस इज नोन एज डिसऑर्डर। उनको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। तो हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया एंड एक और होता है पैरासोम्निया, एब्नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न होते हैं। दिन में बोलते हैं सो जा, रात में बोलते हैं सो जा, पता नहीं उसको कभी पता नहीं चलता है, वो कभी सो रहा है कभी जग रहा है, उसका पैटर्न नहीं होता। लेग जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिकली नर्सेज और एयर होस्टेस जो थी उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जब सोने को होता है टाइम तब नहीं सोते हैं, जब नहीं सोना होता है तब बहुत सोते हैं। नाइट ड्यूटी है, अब नहीं सोना है लेकिन अब आएगी नींद, नहीं रखो, सोना नहीं है फिर भी नींद आएगी, कोशिश करें जगह पर सोना, फिर क्या करें, और घर जाने के बाद सोना है, नाइट ड्यूटी हो गई लेकिन अब नींद आएगी नहीं, सो वहां पे कोशिश करेंगे सोने की पर नींद आएगी नहीं और पूरा इरिटेशन होगा और इंसोम्निया हो जाएगा। सो वो डिसऑर्डर होता है पैरासोम्निया, एक नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न। उसके अलावा सोते हुए चलना, सोमनोबुलिज्म, सोमनीलॉकिन, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सो इंसोम्निया क्यों होगा, क्योंकि पर्सन को आपने क्या दिया है, क्या दिया है, एनर्जी बूस्टर। आज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा हो गया है, उनको लगता है कि वही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, जिसको हम ग्रेन्युसिटी बोलते हैं, ग्रेन्युसिटी आ गई है। ग्रेन्युसिटी या फिर जब पर्सन में ग्रेन्युसिटी आ जाती है, मेन एक सिम्टम आता है, तो उसको लगता है कि मुझे खाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे में क्या है, बहुत ताकत है, मुझे सोने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत ऑलरेडी फ्रेश हूँ, सोते क्यों है, थक गया इसलिए सो रहे, अगले दिन फ्रेश फील करूंगा, मैं तो थका ही हूँ, मैं क्यों सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं काम करूंगा, पूरे दिन पर काम करूंगा, कर कौन मना कर रहा है। सो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रेन्युसिटी। देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज ग्रेन्युसिटी। सो ग्रेन्युसिटी बुरी है, ना करे तो अच्छा है, नहीं तो अच्छे अच्छे ग्रेन्युसिटी के चक्कर में पता नहीं कहां रह गए, कहां चले गए, नहीं दिखते बाद में कहीं। नेक्स्ट, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन। सो हमने वो भी पढ़ा था ऑलरेडी, जब खाना ज्यादा खाएगा वेट गेन होगा, और इसीलिए जो जिम वाले होते हैं, जिम वाले इसको बहुत कॉमन यूज, जो पाउडर देते हैं, डिब्बे देते हैं एनर्जी के, पता नहीं कौन कौन से डिब्बे, वो डिब्बों में स्टेरॉइड मिक्स्ड होता है और इसी वजह से उनका ऐसे हो जाता है, लेकिन वो रियल बॉडी नहीं है, वो सिर्फ टायर में हवा भरते हैं ना तो वो फूल जाता है, और एक ऐसे सुई लगती है वो पंक्चर हो जाता है, वैसा ही है, वो ऐसे फूला हुआ है लेकिन किसी ने ऐसे एक मारा ना, वो हार्ड क्या, उसमें ताकत नहीं होगा, सिर्फ क्या है वो टायर की तरह हवा भरी हुई है अंदर, वो पावरफुल नहीं है, सो वो काम की नहीं है। नेक्स्ट, मूड चेंजेस इंक्लूडिंग इरिटेबिलिटी, एंजाइटी बिकॉज़ ऑफ इंसोम्निया, इंक्रीज एपेटाइट, एनर्जी बूस्टिंग, ये सबसे उसको नींद नहीं आएगी, इरिटेबल रहेगा। फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वेलिंग, बॉडी के अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, मसल्स रहेगी तो मसल के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा और उससे क्या होगी, स्वेलिंग, और उससे आपको क्या लगेगी, बॉडी बन गई। अरे बॉडी नहीं भरी, अंदर सारा क्या भरा है, हवा भरी हुई, पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं है, पावर ताकत कुछ भी नहीं। मसल्स के अंदर हमने पढ़ा था हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, जब वो होती है तब ग्रोथ होती है मसल्स की, लेकिन यहाँ पे हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया नहीं हुआ है, यहाँ सेल ऐसे पानी से भर के फूल गई है, स्वेल आउट हो गई है, दैट कंडीशन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस मसल। सो दीज आर फ्यू शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, बट यहाँ इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, शुगर चार्टिंग, शुगर लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। एंड अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, लंबे टाइम तक क्रोनिकली यूज करते हैं, तो फिर और डेंजरस सिम्टम आएंगे, लिखिए। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म के अंदर ओस्टियोपोरोसिस, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर व्हिच इज नोन एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो जब हम पेशेंट को स्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं तो स्टेरॉइड क्या करेगा, बोन के अंदर जो कैल्शियम है, जो आपका चिलेटिंग एजेंट है, इस कैल्शियम को वहां से क्या करेगा, बोन के जो ओस्टियोसाइट से एक दो कंडीशन होता है, ऑस्टियोजेनेसिस और एक होता है ऑस्टियोलाइसिस, ऐसे कुछ होता है, नहीं होता है, बोन एब्जॉर्प्शन एंड बोन रिजॉर्प्शन, सुने, बोन एब्जॉर्प्शन मींस एंड बोन रिजॉर्प्शन मींस वापस बनना। सो एक कंडीशन होती है ऑस्टियोलाइसिस एंड एक होता है ऑस्टियोजेनेसिस। जेनेसिस मींस नया फॉर्म होना, ऑस्टियोसाइट नई सेल बनना, एंड लाइसिस मींस डैमेज होना। सो दिस स्टेरॉइड हैज ऑस्टियोलाइटिक इफेक्ट, ऑस्टियोलाइसिस करता है, जो आपकी सेल्स है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, सेल डैमेज हो जाएगी, ऑस्टियोजेनेसिस यहां कम हो जाएगा, ऑस्टियोलाइसिस बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो कैल्शियम मेन चिलेटिंग प्रॉपर्टी, जो कैल्शियम लगता है, ये सारा ब्रेक होकर आएगा ब्लड में, और जब बोन में कैल्शियम कम होगा तो बोन कैसी हो जाएगी, वीक, फ्रेजाइल, और इजीली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। मसल वीकनेस, मसल में सारा पानी भरा हुआ है तो ताकत कहां से होगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्यों होगा, इम्यून सिस्टम को आपने क्या कर दिया, सप्रेस किया, उससे आपका इम्यून पावर वीक होगा, और इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हायर चांस फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन। हाई ब्लड प्रेशर बिकॉज इट स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक सिस्टम, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्टिंग का काम कर रहा है, वो किसको स्टिमुलेट करके कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम, उससे बीपी बढ़ सकता है, और इट कैन कॉज कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, बिकॉज ये कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, हाइपर कैल्शियम कराएगा, उसकी वजह से आई के अंदर भी इश्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट, ओ कुशिंग सिंड्रोम, सर अभी पढ़ाया होगा आई थिंक। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ
स्टेरॉइड, और हम यहाँ पे दे भी क्या रहे हैं स्टेरॉइड, तो बॉडी में स्टेरॉइड का लेवल क्या है ज्यादा, और ज्यादा है तो क्या हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम होता है, सही होता है। कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन डिजीज पढ़ाते हैं। कुशिंग, कुशिंग में ज्यादा होता है इसलिए क्या कर दो कट कर दो, एडिसन में क्या होता है कम होता है इसलिए उसमें क्या कर दो एड कर दो, बस इतना ही आता है मुझे, इसके आगे नहीं आता है। कुशिंग सिंड्रोम CUT, CU यानी कट, एडिशन एड यानी कम होता है इसलिए एड कर दो, ज्यादा होता है इसलिए कट कर दो, दिस इज द एडिशन एंड कुशिंग। तो यहाँ पे ज्यादा कर दिया आपने तो डिजीज क्या हो जाएगी कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट चलिए ना, कुछ प्रिकॉशंस एंड मॉनिटरिंग ध्यान रखनी है, अगर इट इज रिक्वायर्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस लाइक इन कैंसर मैनेजमेंट हमें थेरेपेटिक रीजन से यूज करना है, तो वहां पे आपको पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट का बीपी मॉनिटरिंग करना है, जो हम बात करें इन्फेक्शन प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान रखने हैं, तो मॉनिटरिंग के कुछ पॉइंट्स जो आगे स्लाइड पे लिखे हैं ये लिख लिया। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड प्रिकॉशंस, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, बोन डेंसिटी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, डेक्सा स्कैन जो करते हैं, आई एग्जामिनेशन फॉर कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, एंड मॉनिटरिंग फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन। तो ये जो वही पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा उन्हीं के लिए आपको सारी क्या करनी है मॉनिटरिंग करनी है, तो बीपी ग्लूकोज बोन डेंसिटी आई एग्जामिनेशन एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन को मॉनिटरिंग आपको कंटीन्यूअसली करते रहना है। लिख लिया, अरे सिर्फ ये लिखना है, ये सारा तो अभी लिखा, साइड इफेक्ट में ये तो लिखे, साइड इफेक्ट ही तो सारे जो साइड इफेक्ट है उन सबको मॉनिटर करना है, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरटेंशन ऑस्टियोपोरोसिस कैटरेक्ट ग्लूकोमा इन्फेक्शन लिखे तो थे अभी सारे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से बहुत क्वेश्चंस आपको पूछने को आते हैं, क्या पूछ रहे हैं ब्लॉक एस्ट्रोजन एक्टिविटी होने के बाद सर इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्टिविटी देन बोन में कैल्शियम इंक्रीज होगा, देन सर हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन ना होगा ना सर, पता नहीं इतना सारा सर कर दिया आपने। सो बोन में एक्टिविटी इंक्रीज होने से कैल्शियम इंक्रीज होगा, नहीं तो इंक्रीज नहीं होगा, बोन में इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा, अगर आपके ब्लड में इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा इंक्रीज होगा बोन में। एस्ट्रोजन की एक्टिविटी अगर ब्लड में इंक्रीज होगा तो कैल्शियम कहां जाएगा बोन में, और अगर बोन में इंक्रीज होगा तो ब्लड में, रिवर्स अपोजिट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये लिख लिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और डोज कैलकुलेशन ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का डोज निकाल के देते हैं, ऐसे देते हैं इसको इतना दे दो इसको इतना दे दो, ये मेरा है इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, ये दूसरों का इसको थोड़ा कम देना है ज्यादा नहीं देना है, निकालते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछते हैं, जो नर्स आपसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पेशेंट को आप कीमो डोज देने वाले हैं, ड्रग देने वाले कीमो ड्रग, तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कीमो ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए दो थिंग्स चाहिए होती है, एक चाहिए होता है पेशेंट का वेट और एक चाहिए होता है पेशेंट की हाइट, और उसमें ऑप्शन इन्हीं के बेसिस पे होते हैं। उसमें होता है कि आस्क द पेशेंट टू देयर बॉडी वेट एंड हाइट, चेक द पेशेंट बॉडी वेट इन द पेशेंट फाइल, चेक द पेशेंट बॉडी एंड वेट, और आस्क टू द पेशेंट रिलेटिव अबाउट द बॉडी वेट एंड हाइट। सो एज ए नर्स आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हेनेवर पेशेंट इज कमिंग फॉर कीमोथेरेपी, एवरी टाइम आपको क्या करना है पेशेंट का बॉडी वेट एंड हाइट चेक करना है फिजिकली, फाइल में नहीं चेक करना है, पेशेंट के साथ चेक नहीं करना है, चेक किस पे करना है वहां पे एक एयर में एक वो वेट मशीन और एक हाइट मीटर लगा होता है, उस पे हर बार चेक करना है, बिकॉज जब कीमोथेरेपी देंगे तो पर्सन वीक होगा तो उसका बॉडी वेट कम होगा, एंड बॉडी वेट कम होगा तो ड्रग कम देनी होगी, आपने ज्यादा दे दी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, हर एक साइकिल के बाद डोज क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, इसीलिए एवरी टाइम आपको क्या करना है वेट चेक करना है, हाइट चेक करनी है, ये नहीं कि पेशेंट ने बोल दिया 50 किलो देख लो उतना तो हाँ ठीक है दे दो इसे, नहीं आप उसको बोलोगे खड़ा हो जाओ देख लो 2 सेकंड लगेंगे वेट आ जाएगा। सो वही अगला स्लाइड है, डोज कैलकुलेशन इन कीमोथेरेपी, डोज कैलकुलेशन इन कीमोथेरेपी इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट व्हाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर आपने डोज जो है पेशेंट को कम दिया, लेस डोज दिया, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर आपने हाई डोज दिया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा टॉक्सिसिटी, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको एवरी टाइम क्या करना है पेशेंट का वेट और हाइट दोनों क्या करना है चेक करना है, आप पूछना नहीं है, डू नॉट आस्क टू द पेशेंट और रिलेटिव और डॉक्टर और टू द फाइल, ऑलवेज चेक द पेशेंट बॉडी वेट एंड हाइट ऑन एवरी साइकिल, हर एक साइकिल पे आपको चेक करना है। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग chemotherapy doses are based on body surface area BSA। आई थिंक अभी ESIC के पेपर में भी सर्टेड क्वेश्चन आया था BSA का कुछ, बॉडी सरफेस एरिया आपको निकाल के ही पेशेंट को क्या देना है ड्रग देना है, उसके अलावा और कोई मेथड आपको यूज नहीं करना है। तो BSA निकालना आता है सबको, आता है BSA बॉडी सरफेस एरिया, हाउ टू कैलकुलेट BSA। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे पेशेंट का वेट चाहिए और पेशेंट का हाइट चाहिए, और फिर हमारे पास फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3600 अंडर द रूट, और उसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लिखिए, तो आगे चले, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डोज के लिए, तो आंसर लिखना है BSA बॉडी सरफेस एरिया। लिख लिया, मूव करें नेक्स्ट। The most common method which is used to calculate the body surface area or BSA, that is फॉर्मूला जो है बताया मैंने, हाइट इन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3600 अंडर द रूट। सो फर्स्ट ऑफ सितंबर को जो है आपका सारांश क्लास होगा, और मैं आपके साथ जुड़ूंगा पहली क्लास के साथ में, और हम आपके साथ जो है लेके आएंगे ये OT ICU इमरजेंसी रिलेटेड टॉपिक्स, और सारे इक्विपमेंट्स भी मैं लेके आ रहा हूँ, जो भी हमें चाहिए होंगे सारे इक्विपमेंट आपको दिखाएंगे, और उसके साथ में पार्ट 2 सेकंड सेशन में हम मिलेंगे फार्माकोलॉजी के साथ में, ड्रग के साथ में, तो आप लोग तैयार हो जाएं उसके लिए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। दिस इज द फॉर्मूला,
body surface area is the most widely used method for calculating chemotherapy dose, and formula जो है वो है height in not meter square, तो यहाँ पे होता है सॉरी, BSA किस में निकालते हैं हम मीटर स्क्वायर में, बट फॉर्मूला में क्या है आपका हाइट इन सेंटीमीटर, गलत बोला मैंने भी, मल्टीप्लाई बाय वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3600 एंड दिस इज अंडर द रूट। तो ये फॉर्मूला में किसके थ्रू आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको जब भी BSA निकालना है तो पेशेंट में दोनों चीज आपको क्या करनी है, चेक करनी है, हाइट भी असेस करना है और उसके साथ में वेट भी चेक करना है। कभी भी पेशेंट से पूछना नहीं है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, पेशेंट बोलेगा लगभग इतना लिख लो, वो लगभग यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो ऑलवेज चेक फॉर हाइट एंड वेट, चेक फॉर हाइट एंड वेट, हमेशा चेक करना है, पूछना नहीं है। नेक्स्ट BSA आप कैलकुलेट कर लोगे, डोज आपने निकाल दी, पेशेंट को ड्रग दे दिया, ड्रग देने के बाद अब या तो थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा और उसके बाद में उसके साइड इफेक्ट आएंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है साइड इफेक्ट के ऊपर। तो अलग अलग सिस्टम पे इसके अलग अलग साइड इफेक्ट आएंगे और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो ये लिख लिया, फॉर्मूला लिखना है, बाकी तो वही लाइन है, अरे एक फॉर्मूला लिखना है, बाकी वो ये जो लाइन है पीछे भी लिखी हुई थी सेम टू सेम कि BSA हम यूज करते हैं, यहाँ BSA यूज करते हैं, वही लिखा है। सो नेक्स्ट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। क्यों आएंगे टॉक्सिक इफेक्ट, बिकॉज कीमोथेरेपी और कैंसर ड्रग किल द फास्ट ग्रोइंग सेल, और कैंसर सेल को किल करने से तो थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, बट अदर फास्ट ग्रोइंग सेल को किल करने से कौन से इफेक्ट आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन सारे सिस्टम पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेल्स विद रैपिड ग्रोथ, सेल विद रैपिड ग्रोथ रेट आर वेरी ससेप्टेबल टू बी डैमेज्ड फ्रॉम दीस एजेंट्स। वेरियस बॉडी सिस्टम में आल्सो बी अफेक्टेड बाय दीस ड्रग्स, जिसमें GIT, आपका हेमेटोपोइटिक सिस्टम, हेमेटोपोइटिक ब्लड फॉर्मेशन वाला सिस्टम, उसके अलावा आपका जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड सेक्सुअल कंडीशन, उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम, GIT हो गया, यूरिनरी हो गया, तो इनसे रिलेटेड और स्किन इंटेगुमेटरी सिस्टम, ये सारे आपके क्या होंगे यहाँ पे अफेक्ट होंगे। तो वन बाय वन सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे और उनके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या होता है, द आंसर इज नोजिया एंड वोमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, एंटी हेमेटिक ड्रग्स जो है वो आपको प्रोवाइड करनी। देखिए स्टार्ट करें सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो जब हम GIT की बात करें, दिस इज द GIT सिस्टम एंड स्टमक एंड योर इंटेस्टाइन। कल मैंने बताया था आपको द म्यूकोजल लाइनिंग व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द GIT इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेल्स। यहाँ जो म्यूकोजल लाइनिंग है ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है, और फास्ट ग्रोइंग होने की वजह से जब भी कीमो ड्रग इनके कांटेक्ट में आएगी तो इनको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, इरिटेट करेगी, एंड उससे क्या होगा, बार बार नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। द पर्सन विल हैव द नोजिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द GIT सिस्टम। जो GIT सिस्टम का म्यूकोजल लाइनिंग है वो डैमेज होगा, उससे क्या देखने को मिलेगा आपको, नोजिया एंड वोमिटिंग। सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज नोजिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ GIT सिस्टम। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, एंटी हेमेटिक आपको देनी है। अदर सिम्टम्स इन GIT सिस्टम्स आर एनोरेक्सिया, टेस्ट अल्टरेशन, वेट लॉस, ओरल म्यूकोसाइटिस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, इस पूरी म्यूकोजल मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से। पर याद क्या रखना है, नोजिया एंड वोमिटिंग व्हिच इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देंगे, एडमिनिस्टर्ड एंटी एमेटिक्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी। एंड एग्जांपल कल बताए थे, द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑन्डेनसेट्रॉन एंड सेकंड वन इज मेटा प्रोक्लोमाइड, नहीं होता है मेटा, MCP होता है ना, क्लोर प्रोमाइड, PRAMIDE, प्रोमाइड, क्लोप्रोमाइड। सो ये MCP शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, MCP, या आपकी भाषा में पेरिनोम, आपको आई थिंक पेरिनोम ज्यादा पता होगा, हाँ वही पेरिनोम ब्रांड नेम। सो ये ओंडेन और ये MCP पेरिनोम। कैसे काम करता है ओंडेन, वोमिटिंग कैसे कम करता है, CDZ सेंटर को बंद कर देता है डायरेक्टली। ऑन्डेनसेट्रॉन एंड MCP कैसे वर्क करेंगे, ऑन्डेनसेट्रॉन इज ए सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग, और वी कैन से 5-HT एंटागोनिस्ट ड्रग। कौन से ग्रुप की ड्रग है ये, सेरोटोनिन और 5-HT एंटागोनिस्ट ड्रग। इधर बताता हूं, ऑन्डेन, सो इट इज द 5-HT, और इसी को क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन, दोनों एक ही है। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब जो क्या करती है, एक्शन को डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है, ब्लॉक करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। तो ये ऑन्डेनसेट्रॉन किसको ब्लॉक करेगा, 5-HT और सेरोटोनिन को। 5-HT और सेरोटोनिन क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सो इसके दो एक्शन, एक होता है GIT में, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में। GIT की बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, जो आपके 5-HT रिसेप्टर्स हैं, ये 5-HT रिसेप्टर की वजह से जो स्टमक म्यूकोजल लाइनिंग जो है, जब ये 5-HT या सेरोटोनिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो स्टमक के अंदर क्या होगा, एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा इसका, और उससे एक्सेसिव
ट्रिगर स्टिमुलेशन वी कैन से स्टमक का बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा सिंपली वर्ड में बोले तो, और स्टमक जब इरिटेट होगा तो उससे बार-बार आपको क्या आएंगे, रिफ्लेक्सेस आते हैं। कॉन्डेंस सिंड्रोम उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा सेरोटोनिन को, और ये रिफ्लेक्सेस को क्या कर देगा, स्टॉप। सेकंड थिंग जो इसका एक्शन आता है वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यहां पे किसको ब्लॉक करेगा, 5-HT को। सीएनएस में एक सेंटर होता है, इसको बोलते हैं सीटीजेड सेंटर, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन। ये होता है, ये जो जोन होता है, इस जोन की बात करें तो एरिया पोस्टिमा मेडुला ऑब्लोंगेटा में बताया था। वहां पे भी कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, 5-HT एंड दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, D2। सो ये किसको ब्लॉक करती है, 5-HT को। तो 5-HT ब्लॉक होगा तो कौन ब्लॉक हो जाएगा, सीटीजेड, और सीटीजेड ब्लॉक होगा तो वोमिटिंग सेंटर ब्लॉक, वोमिटिंग सेंटर ब्लॉक तो वोमिटिंग नहीं आएगी। सो ये तो किसका एक्शन है, 5-HT का। एक और ड्रग कौन सी है, एमसीपी मेटाक्लोप्रामाइड। ये कौन से ग्रुप की ड्रग है, कल तो बताया था, इट्स है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। एमसीपी कहां का यूज करते हैं आप लोग, मेटाक्लोप्रामाइड कहां का यूज करते हैं, वोमिटिंग में तो यूज करते ही हो, एंटी एमेटिक के लिए। और लैक्टेशन, लैक्टेशन नहीं हो रहा है तो, या लैक्टेशन हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए। वेरी गुड, और कुछ, बस दो ही। सो इसका एक्शन आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे। पहला एक्शन जो है वो कौन सा है इसका, एंटी एमेटिक। और एंटी एमेटिक एक्शन कैसे करेगी, बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर एट सीटीजेड सेंटर। जो सीटीजेड सेंटर में मैसेज जो इधर इन और आउट हो रहा है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, डोपामिन के थ्रू होता है। सीटीजेड सेंटर में एक्शन पोटेंशियल को कौन कन्वे करता है, डोपामिन। और जब डोपामिन को ही आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इन दैट सिचुएशन जो भी मैसेज आएंगे वो सारे स्टॉप हो जाएंगे और सीटीजेड सेंटर पूरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए कौन सा एक्शन करता है ये, एंटी एमेटिक एक्शन। दूसरा इसका एक्शन होता है, इसको बोलते हैं प्रो काइनेटिक इफेक्ट। प्रो काइनेटिक, प्रो काइनेटिक, काइनेटिक मींस मूवमेंट। वेरी गुड। सो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द वेरी इंपॉर्टेंट एसीएच प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एसीएच, एसिटाइल कोलिन। कहां पे, तो इन योर जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जीआईटी के जो पार्ट है उसमें क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करता है। जब जीआईटी में एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होगा, एसिटाइल कोलिन कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक, यस और नो, पैरासिम्पैथेटिक। और ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एसीएच इंक्रीज होने से ये भी बढ़ जाएगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ने से जीआई मोटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज और इंक्रीज, यस, बढ़ जाएगी। और जब जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी तो मूवमेंट क्या हो गया, जीआईटी का बढ़ गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा, प्रोकाइनेटिक, मूवमेंट को इंक्रीज करने वाली, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोकाइनेटिक एक्शन। जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। और जब ये जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे गैस्ट्रिक एम्प्टी, गैस्ट्रिक एम्प्टी डिले होगा या क्विक होगा, फास्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो यूज्ड, दिस ड्रग इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ इन स्टमक पैरासिस। जब कभी स्टमक में पैरासिस हो जाएगा, या फिर जीईआरडी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जहां पे फूड नीचे नहीं जा रहा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये जल्दी जल्दी क्या करेगी, गैस्ट्रिक एम्प्टी करा के आपकी इस रिफ्लेक्सेस को प्रिवेंट करेगा, प्रोकाइनेटिक इफेक्ट। ये जो आप बोले थे गैलेक्टोरिया वाला क्वेश्चन, वो इसका साइड इफेक्ट होता है बेसिकली। साइड इफेक्ट ऑफ एमसीपीज, गैलेक्टोरिया, मिल्क प्रोडक्शन। Like if female is non-pregnant and she is taking this MCP metaclopramide for a long time, then they will start having galacturia, milk production start हो जाता है। उसका रीजन D2 रिसेप्टर, उसका रीजन कौन है, D2 रिसेप्टर। नॉर्मली D2 रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, मिल्क सप्रेस, जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है इसको सप्रेस करके रखता है। मिल्क प्रोडक्शन को सप्रेस कौन कराता है, D2 रिसेप्टर। व्हेन फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके बाद प्लेसेंटा सारा काम करेगा और वेरियस हार्मोन्स स्टिमुलेट करेगा, और वो हार्मोन जाके D2 रिसेप्टर पे वर्क करेंगे और वो इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तब क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी में। बट यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं है, फिर भी आपने ड्रग देके इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। स्यूडो ब्लॉकेज ऑफ D2 रिसेप्टर, नेचुरल वाला नहीं है, स्यूडो वाला है। और जब ये ब्लॉक होगा तो मिल्क का सप्रेशन था वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उससे मिल्क स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूस होना, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोरिया। इसीलिए एज अ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है इसका, मेटाक्लोप्रामाइड का साइड इफेक्ट होता है गैलेक्टोरिया। और इसको एज अ बेनिफिट हम यूज कर लेते हैं जिनमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उन लेडीज को देख के मिल्क प्रोडक्शन हम स्टार्ट करवा देते हैं। लाइक अदर ड्रग D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग कौन सी होती है, वन इज एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक भी D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, और एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट भी होता है गैलेक्टोरिया। एंड इवन वन बेनिफिट इज आल्सो देयर, एंटीसाइकोटिक जब हम देते हैं उस कंडीशन में मिल्क प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, बट फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। क्यों, जब तक मिल्क प्रोडक्शन होता है दिस विल प्रोवाइड अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, यस और नो। जब तक मिल्क प्रोड्यूस होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसका पूरा मैकेनिज्म है जो आपको सर ने ऑब्जेक्ट पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो आगे एंटीसाइकोटिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आपके दोनों क्लियर, एमसीपी और ऑन्डेंसेट्रॉन। यस, ऑन्डेंसेट्रॉन इज ए 5-HT ब्लॉकर या सेरोटोनिन ब्लॉकर, एंड एमसीपी इज ए D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट, स्टोमेटाइटिस और म्यूकोसाइटिस। व्हाट इज स्टोमेटाइटिस और म्यूकोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल कैविटी, म्यूकोसा जो लाइनिंग के अंदर वाली ये फास्ट ग्रोइंग और ये भी क्रेक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सो यही लिखना है आपको, बस बाकी समझना है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ऑब्जर्व फॉर बकल म्यूकोसा फॉर स्वेलिंग, erythema, पेन, ब्लीडिंग एंड swallow status। जब भी कीमो देंगे तो पर्सन के ओरल कैविटी में अल्सर ही अल्सर हो जाते हैं, खाना नहीं खा पाता है, बहुत पेन होता है, और आपको उनको असिस्ट करना है, प्रॉपर ओरल केयर करनी है। पेशेंट को बोलना है कि अल्कोहल नहीं पीना है, गुटखा बीड़ी सिगरेट अब नहीं पीनी, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो अवॉइड यूज ऑफ प्रॉपर ओरल हाइजीन, अवॉइड यूज द अल्कोहल, तंबाकू एंड माउथ वाश विद हाई अल्कोहल कंटेंट। तो यहाँ पे जो माउथ वाश आते हैं, देखिए माउथ वाश हर एक कीमो वाले पेशेंट को माउथ वाश से माउथ वॉश करने के लिए बोला जाता है, जिसको भी कीमो दिया जाता है। और हम यहाँ पे यूज करते हैं कौन सा, क्लोरहेक्सिडिन। जो आपका माउथ वाश आता है वो आपको यूज करना है क्लोरहेक्सिडिन, अल्कोहल कंटेनिंग माउथ वाश यूज नहीं करना है। सो ये है स्टोमेटाइटिस और म्यूकोसाइटिस।
कल ये मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ में हम कुछ कैंसर्स पढ़ लेंगे। जीआईटी कैंसर हम स्टार्ट करेंगे विद ओरल कैंसर। जीआई कैंसर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कल। ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, आप लोग जो भी आपका सोर्स है थोड़ा बहुत पढ़ के आए, जहां भी आपने है नहीं है तो हम पढ़ेंगे कल। ये लिख लिया, वो करें। अरे कीमो तो आज कंप्लीट करना है कम से कम। जब ये नर्सेज रिस्पांसिबिलिटी आई आते हैं तब आपका रोल बढ़ जाता है, मेरा रोल खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या करूं, मैं पढ़ाई देता हूं और आप लोग टाइम इतना लगाते हो, चोरी ज्यादा होती है इसमें। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, बुक लाते ही नहीं हम, बंद कर दिया आजकल बुक देखना ही। ये बुक में होगा, ये तो नहीं है, नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेमेटोपोइटिक सिस्टम। हेमेटोपोइटिक सिस्टम कौन सा है? हेमेटो मींस ब्लड, पोइटिक मींस फॉर्मेशन, सो ब्लड सेल फॉर्मिंग सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइटिक सिस्टम। सो ब्लड सेल फॉर्मिंग सिस्टम जो है, ये सेल भी बहुत फास्ट ग्रो करती है और उसकी वजह से सारा स्टेम सेल्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय। स्टेम सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? माइलो सप्रेशन, माइलो सप्रेशन होता है और उसकी वजह से पेशेंट में कौन सा सिम्टम आएगा? पैनसाइटोपिनिया, कल तो बताया था, पैनसाइटोपिनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट एट द सेम टाइम, दैट इज नोन एज पैनसाइटोपिनिया। तो द क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज पैनसाइटोपिनिया ड्यू टू माइलो सप्रेशन। पैनसाइटोपिनिया होगा तो उस कंडीशन में आपका व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, तीनों का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज पैनसाइटोपिनिया। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है, मैं इधर समझाता हूं आपको। आई थिंक नंबर ऑफ सेल तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, वो तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, नंबर ऑफ आरबीसी 4.5 टू 5.5 मिलियन। आगे कुछ होता है? सेल्स पर क्यूबिक एमएम, ऐसा कुछ होता है? गलत बता रहे हो मुझे। ये क्या है? ये लेख है, मिलियन है, थाउजेंड है? मिलियंस, वेरी गुड। व्हाइट ब्लड सेल इज 4 to 11,000 क्यूबिक पर एमएम, प्लेटलेट 1.5 to 4.0 4.5 लेख पर क्यूबिक एमएम। सो ये जो नंबर ऑफ सेल है, इनको हम प्रेजेंट करें ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे इन सारी सेल को कंबाइन कर दिया, इनको क्या कर दिया? तीनों को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद यहाँ हम देख रहे हैं तो ये इधर जो है ये है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स, और इधर है ड्यूरेशन, कीमो देने का ड्यूरेशन। तो जब हमने कीमो नहीं दिया उस टाइम आपने देखा तो सेल का जो काउंट था वो यहाँ था, तीनों सेल का काउंट कहाँ था? इधर था। अब आपने कीमोथेरेपी देना स्टार्ट किया, व्हेन यू स्टार्टेड कीमोथेरेपी द नंबर ऑफ सेल विल स्लोली स्लोली डिक्रीज एंड एक टाइम आएगा जहां पे लोवेस्ट लेवल पे रीच होगा एंड देन दे विल मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल एंड आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम दे विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कीमो स्टार्ट किया हमने इस टाइम पे और ये धीरे धीरे क्या हुई? डिक्रीज हुई सारी सेल्स, पैनसाइटोपिनिया। यहाँ इस टाइम में लाइक यहाँ पे मान लीजिए 10th डे था जस्ट फॉर एग्जांपल, और यहाँ मान लीजिए 20th डे था, तो टोटल 10 दिन तक 10 डेज तक क्या हुआ? कांस्टेंट सेम लेवल रहा सारी सेल का, एंड उसके बाद सारी सेल वापस क्या हो गई? इंक्रीज होना। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे, दिस टाइम पीरियड फॉर दिस द नंबर ऑफ सेल आर लोवेस्ट ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी। जब हम कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का एक लेवल जो हाई है, सबसे हाई लो, जो लोवेस्ट लेवल पे पहुंच सकता है, लोवेस्ट एज मच एज पॉसिबल लो जा सकता है, वो टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? नादिर पीरियड। सो दिस टाइम पीरियड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, लोवेस्ट वन, दिस इज नोन एज नादिर पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे? नादिर। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाट इज नादिर पीरियड? आंसर शुड बी अ टाइम पीरियड फॉर व्हिच द नंबर ऑफ ब्लड सेल इज लोवेस्ट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, दैट इज नोन एज नादिर पीरियड। तो यहाँ पे लिखा है इसके अंदर, the time after chemo administration when the blood cell count at the lowest point is referred as a nadir period। और ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है, it occurs within 7 to 14 of days after drug administration। पेशेंट को ड्रग देने के 7 से 14 दिन पे आपको ये देखने को मिलेगा नादिर पीरियड। सो कब होता है? तो आंसर होगा 7 to 14 days after drug administration। अब हम तीनों जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला व्हाइट ब्लड सेल, सेकंड रेड ब्लड सेल एंड थर्ड इज प्लेटलेट। नादिर आ गया समझे? नादिर क्या है? तो लोवेस्ट नंबर ऑफ ब्लड सेल कितने दिन के लिए है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? नादिर पीरियड। और वो पीरियड सबसे हाईएस्ट रिस्क पीरियड होता है कीमोथेरेपी के अंदर, हाईली रिस्क पीरियड ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ये वाला पीरियड होता है। तो ये याद रखेंगे, नादिर पीरियड, जहां पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है पेशेंट का। कब होता है? तो आंसर होगा 7 to 14 डेज ऑफ कीमो एडमिनिस्ट्रेशन। मूव करें, नेक्स्ट। नहीं लिखा? लिख लिया? नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इज ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स आर व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। सो ल्यूकोपीनिया मींस डिक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज होना, उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, इनका प्राइमरी फंक्शन बॉडी के अंदर क्या करती है? डिफेंस करती है,
डिफेंसिव सिस्टम का काम है, ये प्राइमरी एक्शन आपको दिखाती है। सो जब इनका नंबर डिक्रीज होगा तो आपकी बॉडी का डिफेंस क्या हो जाएगा, वीक होगा। तो आपकी बॉडी में ल्यूकोपीनिया होने की वजह से पर्सन का वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक होने से देयर विल बी हाई चांस फॉर नॉट इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन इज अकर आफ्टर इंजरी एंड दैट लीड टू इन्फेक्शन। हियर हाई चांस फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। सो हाई चांस नॉट चेंज चांस। अब एच नर्स आपको क्या ध्यान रखना, हमें पता है कि पेशेंट को कीमो देंगे, ल्यूकोपीनिया होगा, नंबर ऑफ सेल कम होगा, प्रॉब्लम भी आएगी, ये सारा होगा। तो हमें क्या करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंशन के मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारा जो रोल होगा वो होगा ऑल द इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स के अंदर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज हैंड हाइजीन, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। तो पेशेंट को भी बताना है, रिलेटिव को भी बताना है, और आपको भी ध्यान रखना है एवरी टाइम जब आप इस पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो सैनिटाइजर यूज करें। सेकंड थिंग, द डाइट, न्यूट्रो यहाँ पे जो डाइट हम यूज करेंगे तो न्यूट्रोपेनिक डाइट आपको यूज करनी है, जहाँ पे किसी तरह का कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं खिलाना है। सुबह का बना शाम को नहीं खिलाना है, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेश खाना देना है, और जो भी स्टोर्ड की गई वेजिटेबल्स यूज नहीं करनी है, अभी वाला ताजा फ्रूट्स फल जो भी है वो देना है, और जो भी खिलाए वो सारा अच्छे से वॉश करके देना है, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया वायरस डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओवर क्राउडेड एरिया को अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अपने आप को कोशिश करें आइसोलेट रखें, मास्क वियर करें। तो ये मेजर सारे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम। सो इसमें लिखा है डिक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, teach client measures to protect against infection, avoid crowd and people with infection, maintain adequate nutrition and intake, fluid intake। तो वहां पे नहीं जाना है। और इसके साथ साथ में जो भी लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन जानते हो, वो भी क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि लाइव वैक्सीन के अंदर जो डिजीज के लिए वैक्सीन बना है उसी का पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होता है, और वो इनफ होगा इस पेशेंट में इन्फेक्शन करने के लिए। तो आपको लाइव वैक्सीन यहाँ पे अवॉइड करनी है। सो दीज ऑल आर फॉर द ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोपीनिया। कुछ जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए वो आप वैसे लिख दोगे जो आपने कोविड में फॉलो किए थे। मास्क पहनना, लोगों के पास जाना नहीं है, 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है, कोई भी दूर से राम राम, पास में नहीं आना भाई, इन्फेक्शन हो सकता है। यस, तो वो सारी चीज सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग प्रॉपर करना है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने हैं, ठंडा खाना नहीं देना है पेशेंट को, नहीं तो पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं लिखा, ये स्लाइड कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहा है आज, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, आपका पेन भी ज्यादा फास्ट चल रहा होगा, कोई नहीं, कभी कभी चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस पावर जो कम हो जाएगा। होता है लंग्स के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए फंक्शन होता है साई। साई जानते हो, SIGH, साई क्या काम है उसका, अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को लॉन्ग टाइम और पीरियड तक यूज नहीं करें तो वहीं पे फिक्स हो जाता है। जैसे हाथ को मैं 2 साल तक ऐसे रखूं तो बाद में ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मसल स्टिफ हो जाएगी, आप मूवमेंट नहीं कर सकते बाद में। वैसे ही डायफ्राम को अगर आप कभी 500 ml से ज्यादा इन्फ्लेट ही नहीं करो तो फिर वो आप लोगे 2 साल बाद भी आज 600 ml लेके दिखा तो नहीं लेगा, वो कितना लेगा मैक्सिमम 500। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक फंक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साई। नॉर्मल एडल्ट के अंदर साई की बात करें तो कौन कराता है साई, दो चीज, एक होता है सुबह उठते ही होती है यावनिंग, सुबह उठते ही है इतना बड़ा मुंह फाड़, जितना एयर आ सकता है उतना लेते हैं, उससे आपका 500 ml की जगह डबल एयर जाती है और आपका जो डायफ्राम है ओवर स्ट्रेच करता है। सेकंड होता है जब आपको गुस्सा आता है, उस टाइम क्या होता है, डायफ्राम ओवर स्ट्रेच होता है। सो ये दो बनाए हमारी बॉडी में, साई के फंक्शन भगवान ने ऊपर से बना के भेजा, नेचुरल फंक्शन है, ये होना जरूरी है, इसलिए दोनों में होते हैं, दिन में एक दो बार तो हो ही जाएगा। जब आप एक बार तो गुस्सा कोई नहीं करवा तो अपने आप ही गुस्सा कर लेंगे एक बार, तो वो नेचुरल होता है, चाहिए होता है। वेंटिलेटर में साई का बटन होता है, वो या फिर ऑटोमेटिक सेटिंग भी होती है जिससे वो ऑटोमेटिक उसको एक्स्ट्रा ब्रीथ देता रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट, जो फंक्शनिंग प्लेटलेट है उसके नंबर का डिक्रीज होना। प्लेटलेट की बात करें, इनका काम क्या है, प्लेटलेट का काम क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ सेल व्हिच हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड को कोगुलेट करने में आपकी हेल्प करती है, ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर इनका नंबर कम होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इंक्रीज रिस्क फॉर ब्लीडिंग। तो आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेना है। सो असेस फॉर पेचेस, इथीब्रूसिंग, ब्लीडिंग गम, नोज, टेरी स्टूल एंड हेमेचूरिया। हेमेचूरिया यानी यूरिन में ब्लड आना, टेरी ब्लैक कलर स्टूल आना, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर अपर जीआई ब्लीड। वन इज कंडीशन व्हिच इज नोन हेमेटोसीजिया, व्हाट इज हेमेटोसीजिया, लोअर जीआई ब्लीड करता है, दैट इज नोन एज हेमेटोसीजिया, फ्रेश ब्लीडिंग होना, एंड अपर जीआई ब्लीड करता है, दैट विल प्रोड्यूस डार्क कलर स्टूल मेलेना, और दिस इज नोन एज टेरी ब्लैक स्टूल आता है। सो दैट इज द, ऐसा क्यों होता है, why you have dark color in upper GI bleed and why you have the face red color in lower GI, ऐसे ऐसे हो क्या था, इससे ऐसे हो जाता है? अरे ये कलर चेंज क्यों होता है भाई, बाइल की वजह से। वेरी गुड, बाइल पता नहीं कहां से आ गई है। सो बेसिकली एनी ब्लीडिंग व्हिच इज प्रेजेंट फ्रॉम अपर पार्ट, स्टमक से ऊपर अपर जीआई, इससे नीचे लोअर जीआई। सो अगर यहां से ब्लीड कर रहा है, इधर से ब्लीड कर रहा है, इधर से ब्लीड कर रहा है, यहां से ब्लीड कर रहा है, तो ये ब्लड आएगा, और ब्लड में रेड कलर कौन देता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहां पे होता है, और ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। हीमोग्लोबिन को ये डार्क बना देता है, ब्लैक बनाता है आपका HCl। बट जब यहां से आगे ब्लीडिंग होती है तो यहां पे HCl नहीं होता है, यहां का मीडियम अल्कलाइन मीडियम है, और इस वजह से जब ब्लड आएगा तो फ्रेश रेड ब्लड ही आएगा। सो इसको हम बोलते हैं हेमेटोचीजिया, इसको हम बोलते हैं मेलेना, अपर जीआई एंड लोअर जीआई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आता है कभी-कभी एग्जाम में कि कब आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने हैं, कब आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है, क्या करना है। सो जब आपके पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना हो जाए, 50,000 या उससे कम हो जाए, तो आपको क्या लेना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देना है। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस का मींस पेशेंट को बोलना है कि रेजर ब्लेड वाला यूज नहीं करना है, आपको IM इंजेक्शन कोशिश करें नहीं लगाएं, अगर लगाना जरूरी है तो उसको थोड़ा
अवॉइड करें, आईवी लगा दे बेटर ज्यादा कैनुला से, या फिर और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो वहां से हटा दे ताकि इंजरी होने के चांसेस ना रहे। रेस्टेंट नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इनेमा नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर जीआई में ब्लीड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। सो ये सारे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। एंड इफ दिस प्लेटलेट काउंट इज बिलो 20,000 देन पर्सन विल हैव स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। अगर 20,000 से नीचे आ गया तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस ब्लीड करेगा। इन दैट सिचुएशन आप इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहां मैनेजमेंट एक ही होता है, इमीडिएटली स्टार्ट द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? प्रिकॉशंस लेने। लेकिन अगर ये डाउन हो गया कितना, यहाँ तक लिख लिया, इफ इट इज रिड्यूस्ड बिलो 20,000 देन वहां पे क्या करना है? इमीडिएटली आपके पेशेंट को प्लेटलेट देना है, क्योंकि चांसेस क्या हो जाएंगे ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के। तो अगला जो है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अकर एट द प्लेटलेट डिक्रीज बिलो 20,000 क्यूबिक एमएम। और यहाँ क्या करना है? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी पूछ सकते हैं, डेंगू में पूछ लेते हैं या और कहीं पूछ लेंगे कीमो में, कि एक पेशेंट का जो है प्लेटलेट काउंट इतना है, तो अब आप क्या करेंगे? तो इफ इट इज बिलो 50,000 टेक द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, एंड इफ इट इज बिलो 20,000 टेक फॉर इमीडिएटली गो फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, तुरंत प्लेटलेट देना है। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए हैं कि आपके पेशेंट को आपको आरडीपी देना है या एसडीपी देना है, आपकी किसी फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम हो गई और आपको आरडीपी और एसडीपी दो ऑप्शंस देने हैं, कौन सा देना प्रीफर करोगे? एसडीपी? व्हाई? व्हाई यू विल गो फॉर एसडीपी? व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर आरडीपी? So SDP is taken from a single donor. SDP is the single donor platelet, SDP. And it is taken from a single person. And when we are taking cells from a same person, single person, it is more effective. And RDP is the random donor platelet. Random donor platelet का means जो आपने blood donate किया है, आप में से 50 लोगों ने किया, फिर उसको हम प्लाज्मा पेरेसिस मशीन में डाल के प्लेटलेट अलग निकाल देंगे, ये अलग निकाल देंगे, वो सारी एक साथ होगी, रैंडम होगी, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये इस पर्सन का इसका इसका, वो सबका मिक्स है, अलग अलग सबका। उसको हम बोलते हैं आरडीपी। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी which of the following blood product can be given without cross matching? बिना क्रॉस मैचिंग के इमरजेंसी में आप कौन सा ब्लड प्रोडक्ट दे सकते हैं? आरबीसी, पीआरबीसी, एसडीपी या प्लेटलेट, और आपका जो हम क्रायो देते हैं, क्रायो, या और कोई जो भी देते हैं अंदर। तो अगर इमरजेंसी में हम बात करें तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो है वो बिना क्रॉस मैचिंग के हम दे सकते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज प्लेटलेट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एंटीजन। प्लेटलेट में कोई एंटीजन नहीं होता है, और उसकी वजह से आप इसको बिना क्रॉस मैचिंग दे सकते हैं। एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। द नेक्स्ट इज अवॉइड द आईएम इंजेक्शन, एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट ड्रग, रेक्टल टेम्परेचर, इनेमास एंड ब्लड कैथेटराइजेशन इफ पॉसिबल। अगर ये अवॉइड कर सकते हैं तो नहीं करें, क्योंकि होने या करने से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन सारे थिंग्स को हम क्या करें? अवॉइड करें पेशेंट के अंदर। ऑल दिस थिंग अवॉइड आईएम इंजेक्शन, एस्पिरिन, रेक्टल टेम्परेचर, इनेमास एंड ब्लड कैथेटराइजेशन। फॉर आईवी you should apply pressure for 5 minutes and observe the site for each 15 minutes for 1 hour. So normally अगर हम बात करें तो जब हम आर्टीरियल पंक्चर करते हैं तो हम 5 मिनट के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे आप नॉर्मल वेन पंक्चर कर रहे हैं, फिर भी आपको कितने मिनट तक प्रेशर लगा के रखना है? 5 मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन वाला फंक्शन है वो नहीं होगा। प्लेटलेट रिड्यूस हो गई है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, और उस कंडीशन में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो आपको मिनिमम 5 मिनट प्रेशर लगाना है, और ऑब्जर्वेशन कितने टाइम तक करना है? 1 आवर तक, एवरी 15 मिनट्स के लिए, यानी 1 घंटे में 4 बार देखना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अवॉइड यूज ऑफ रेजर्स, रिस्ट्रेंट एंड टाइट क्लोथिंग। रेजर यानी ब्लेड वाला रेजर यूज नहीं करना है, रिस्ट्रेंट टाई नहीं करना है, फिजिकल रिस्ट्रेंट अवॉइड करना है, एंड उसके साथ में कोई भी कंस्ट्रक्टिव या टाइट क्लोथिंग है जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस है, तो वो भी आप क्या करें? अवॉइड करें। दिस इज अबाउट द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट इज decreased number of RBC known as decreased number of RBC is known as erythrocytopenia है। why not erythrocytopenia? नहीं होता है, कभी नहीं पढ़ा erythrocytopenia? अरे होता है, क्यों नहीं होता है? decreased number of RBC is also known as erythrocytopenia। erythrocyte means क्या होगा? RBC, penia means decrease। anemia का मीनिंग होता है, what is the meaning of anemia? तो anemia means decrease the oxygen carrying capacity of the blood। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाना, दैट इज नोन एज एनीमिया। अब रिड्यूस कब होगी? जब हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा जब आरबीसी कम होगा, और आरबीसी कम हो रहा है उसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया भी बोल सकते हैं और एनीमिया भी आप बोल सकते हैं। सो दोनों की बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, ये लिख लिया? नहीं लिखा? थर्ड वन इज देन एनीमिया। ये तीनों कॉम्प्लिकेशन में सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया और एरिथ्रोसाइटोपेनिया। द डेंजरस इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बिकॉज़ हायर चांस फॉर ब्लीडिंग। इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एनीमिया है तो रेस्ट कर सकते हैं, घर पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बट अब ब्लीडिंग होने के चांसेस है तो उसमें आप कुछ भी करोगे, थोड़ा भी कुछ हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो द मोस्ट डेंजरस इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट, एनीमिया, द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इट मे कॉज फैटिग बिकॉज़ ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, हेडेक, डिजीनेस, फेंटिंग, पैलोर, डिस्निया, पाल्पिटेशन एंड टेकिकार्डिया, सारे ऑक्सीजन से रिलेटेड पॉइंट्स है। प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, कीप पेशेंट वार्म। जितना हम कूल रखेंगे उतना ज्यादा सिवरिंग होगा और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो पेशेंट को वार्म रखेंगे, कंफर्ट रहेगा, ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होगी और बॉडी के अंदर ये सारे सिम्टम्स है वो कम आएंगे। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, डाइट इन, डाइट हाई इन आयरन। आयरन क्या काम आता है? आयरन क्या करता है? क्या पता सर आयरन क्या करता है? आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, यस और नो? आयरन के साथ क्या देना है? एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? कौन सा फ्रूट? उसके साथ में ये एब्जॉर्प्शन कहां होता है आयरन का? ड्यूडेनम, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अर्ली पार्ट होता है वहां पे आपका इसका एब्जॉर्प्शन आयरन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन थेरेपी व्हेन
ओडर्ट, जब बोला जाए तो आप क्या लगा सकते हैं, ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो दे सकते हैं. सो दिस इज द फंक्शन रिलेटेड टू हेमेटोपोइटिक सिस्टम. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम देखते हैं. और अगर आपको रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल या फिर आरबीसी जो है इनके नंबर की बात करें तो एक तो पहला क्वेश्चन आता है कि जब भी पेशेंट को आप कीमोथेरेपी देंगे तो उससे पहले एक टेस्ट होगा जो मस्ट है, वो है कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी. पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वन डे बिफोर द साइकिल गो फॉर रेड ब्लड सीबीसी काउंट आप चेक करवाएं एक दिन पहले और उस रिपोर्ट को अपने साथ में लेके आना है, बिना रिपोर्ट के नहीं आना है. और अगर रिपोर्ट में ये लेवल ऑफ सेल जो है बहुत कम है देन कीमोथेरेपी जो क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं साइकिल. तो एक तो पहला कि इनसे पहले टेस्ट क्या कराना है, ये लिख लिया. कौन सा टेस्ट करके लाना है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट. दूसरा, वी नो दैट नंबर ऑफ सेल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इन नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं और वो ड्रग के नाम भी कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं. सो ड्रग व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द व्हाइट ब्लड सेल काउंट, डब्ल्यूबीसी के नंबर को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे, नहीं पता. आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करने के लिए है एरिथ्रोपोइटिन, वेरी गुड. एंड प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने के लिए थ्रोम्बोपोइटिन. तो ल्यूकोपोइटिन भी लिखी तो और क्या फिर साथ में है. सो ड्रग जो हम बात करते हैं यहाँ पे वी यूज, वी नो दैट कि जब इनका प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इसकी जो हार्मोन है, आरबीसी के लिए आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिस्पांसिबल होता है. एरिथ्रोपोइटिन कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी, वेरी गुड. सो वी विल गिव सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन, इपोइट नाम से या फिर और किसी अदर नेम से भी आ सकता है. सो ये क्या होता है, सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, वो आप दे सकते हैं. थ्रोम्बोसाइट के लिए जो हम यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं यहाँ पे थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, वो भी सिंथेटिक फॉर्म होगा. एंड व्हाइट ब्लड सेल के लिए जो हम यूज करते हैं उसका नाम रखा हुआ है, आपने सुना होगा आई थिंक फिलग्रास्टिन. फिलग्रास्टिन, जो फिलग्रास्टिन है ये क्या करता है, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी. तो आप ये ड्रग दे देंगे तीनों, जो भी लेवल कम है उसके अकॉर्डिंग आप ये दे देंगे. अब एक और पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना होता है वो होता है जब भी आप ये तीनों देंगे एरिथ्रोपोइटिन, फिलग्रास्टिन या थ्रोम्बोपोइटिन, तो उस टाइम बोन मेरो क्या करेगा, नॉर्मल से ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा करेगा उतना ही करेगा. आप बोन मेरो को क्या करवा रहे हो, नॉर्मल से ज्यादा काम करवा रहे हो. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप रोज जो काम करते हैं उससे अगर आपको ज्यादा वर्क दिया जाए, जैसे आप कहीं घूमने गए, आप रोज इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन एक दिन आप कहीं और घूमने गए और आपको चढ़वा दिया कोई पहाड़ इतना ऊंचा, लाइक आपको भेज दिया वैष्णो देवी और बोला सब पैदल पैदल ऊपर विद वॉकिंग आपको मूव करना है, चले गए, वापस तो आए नहीं, फिर भी आगे कैसे भी करके, फिर बाद में क्या होता है, क्या होता है, 2 दिन तक तो आई थिंक हिलते नहीं है बेड से. और किसको पकड़ के रखते हैं, अपने पैरों को, पैर पकड़े हुए रहते हैं. क्यों होता है वो, बिकॉज ऑफ बॉडी अंडरगो फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो एरोबिक पाथवे कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उसके साथ में कौन हेल्प करता है, एनारोबिक पाथवे. एंड विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक जब एनर्जी बनती है तो साथ में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड. एंड दैट लैक्टिक एसिड इज द कॉज फॉर मसल पेन, उसकी वजह से होता है. अब उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 2 ऑप्शन है, पहला रेस्ट करो और कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा. आप चाहोगे नहीं हम पहले से ही प्रिकॉशंस रखें तो उसके लिए ड्रग ले लो, दवाई ले लो जो मसल्स के पेन को क्या करें, कम करें. वैसे यहाँ पे है जब आप ये ड्रग्स देंगे तो इससे क्या होगा, बोन मेरो का जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज. और जब बोन मेरो को आप नॉर्मल से ज्यादा वर्क कराएंगे तो पेशेंट विल हैव सीवियर बोन पेन, पेशेंट को क्या होगा, बोन पेन होगा. और इस बोन पेन को रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स देने से पहले, फिलग्रास्टिन, एरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन देने से पहले क्या करना है, ऑलवेज गिव पैरासीटामोल पीसीएम 650 mg टू द पेशेंट. अगर आपने कीमो में काम किया कभी, अगर आपने वर्क किया है तो आपने देखा होगा एवरी पेशेंट जो कीमो के अंदर जा रहा है उस पेशेंट को ये ड्रग्स देने से पहले पीसीएम पहले ही देते हैं उनको. उसका रीजन बोन पेन ना हो उसके लिए. तो आप भी कभी जाए ऐसे तो पहले पीसीएम खा लो, फिर जाओ, थोड़ा पेन कम होगा. पैरासीटामोल 2-3 बार ले लो फिर दर्द कम होगा. सो यहाँ पेशेंट को हम क्या दे देंगे, पहले पीसीएम और पैरासीटामोल 650 mg. नेक्स्ट, इंटेगुमेटरी सिस्टम. स्किन में क्या होगा, तो स्किन में मेन प्रॉब्लम होती है लॉस ऑफ हेयर, एलोपेशिया. क्या होगा, एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर. स्किन से रिलेटेड लिख देंगे लॉस ऑफ हेयर. अब हेयर लॉस है तो क्या बोलना है पेशेंट को, या तो विग लगा लो या फिर अपने हेड को क्या कर लो, कवर कर लो, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा सोसाइटी में. अदर स्किन रेसेज हो सकते हैं, स्किन रिएक्शन, रेड पेजेस, हाइव्स, डार्कनिंग ऑफ द पिगमेंटेशन. कल बताया कौन सी ड्रग होती है, टेन, बुसल्फेन. टेन कौन सी ड्रग करती है, नाम ही वही है बुसल्फेन ही उसका नाम. कौन से ग्रुप की ड्रग है, एल्किलेटिंग एजेंट है, बिल्कुल एल्किलेटिंग एजेंट ही है. नेक्स्ट, फोटोफोबिया, एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू लाइट. तो इसमें याद मेन रखना कौन सा, एलोपेशिया, दैट इज इंपॉर्टेंट. लॉस ऑफ हेयर. और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आप एज ए नर्स क्या करेंगे, तो एडवाइस देनी है आप अपने हेयर को कवर को. और ये टेंपरेरी होता है, ये क्या होता है, इट इज टेंपरेरी नॉट परमानेंट, टेंपरेरी, बाद में वापस ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट, अरे ये भी लिख रहे हो नीचे वाले, जल्दी करो भाई आज ही खत्म करना है. कल हम पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास में पढ़ेंगे कैंसर, ओरल कैंसर, एसोफेजियल कैंसर एंड गैस्ट्रिक कैंसर. 3 कैंसर तो हो ही जाएंगे क्लास में. तो आप लोग सुबह आ जाएंगे 9:30 और 1 o'clock तक आपकी क्लास, फिर ब्रेक, फिर 2:30 से लेकर 7:30 हम कंटिन्यू. नेक्स्ट, ये आपकी ट्रायल है 1 तारीख के लिए, ताकि आप प्रिपेयर रहें उसके लिए. पहले पीसीएम खा लो, ये पीसीएम है आपके लिए. नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मैंने कल बताया था, आपको याद होगा, पर्सन जो है परमानेंटली क्या लॉस करेगा, फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा, पर्सन इज परमानेंट स्टार हो जाएगा. सो टेस्टिकुलर एंड ओवियन फंक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी एजेंट रिजल्टिंग इन पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेरिलिटी. और ये जो होता है, ये क्या होता है, परमानेंट. और इसीलिए पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाता है,
स्पर्म और ओवम को पहले क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और आगे जाके विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये रिप्रोडक्शन किया जा सकता है. सो दिस इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दीज ऑल आर द टॉक्सिक इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं अभी. कितने मार्क्स आए कल हाईएस्ट? आए नहीं? सबके पास आया होगा अभी लिस्ट विद नेम, सबके पता चल जाता है तो किसके कितने आए, किसके आए, कितने आए, किसके आए होंगे, ठीक है कितने आए, 88 है, 88 आए तो फिर अच्छा आए हैं, तो सर मारो फिर बताने में. चलो कोई नहीं. नेक्स्ट, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर फंक्शन, जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और पर्सन क्या हो जाएगा, परमानेंट स्ट्राइप. नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम लिखना नहीं है, पहले लिख लिया, मैं बता रहा हूं सुन लो पहले. यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, जो ऑलरेडी आप लोगों ने लिख लिया, तो थोड़ा वेट क्या करो, रुका करो थोड़ा. नेफ्रोटॉक्सिटी भी लिखा हमने पहले और हेमरेजिक सिस्टाइटिस भी लिखा है. हाइपरयूरेसिमिया भी लिखा है, कौन करता है, मार्केप्टो प्यूरिन, वेरी गुड. अदर टॉक्सिक इफेक्ट, ट्यूमर लाइसिस, मैंने बोला नहीं लिखना वो, फिर भी सर नहीं लिख लिया पहले ऑलरेडी, तीनों ही लिखे ऑलरेडी, नेफ्रोटॉक्सिटी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस एंड हाइपरयूरेसिमिया. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और टीएलएस. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और टीएलएस क्या होता है देखिए. सो ये है ट्यूमर और इसका लाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन होना, और जब ट्यूमर लाइसिस होगा, डैमेज होगा, तो उसकी वजह से कुछ मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे, और उन मल्टीपल सिम्टम्स को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. क्या सिम्टम आएंगे देखिए. सबसे पहला पॉइंट आता है जब हम सेल की बात करते हैं, इनसाइड द सेल देयर इज इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज हाईएस्ट प्रेजेंट अबंडेंटली इनसाइड द सेल, दैट इज पोटेशियम. सो जब सेल डैमेज होगा तो क्या लीक आउट होगा, पोटेशियम, एंड इंक्रीज पोटेशियम इज नोन एज हाइपर कैलेमिया. सो पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आएगी. सेकंड थिंग, जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड होता है, डीएनए के पास भी होता है. सो उसकी वजह से हाई अमाउंट में क्या रिलीज होगा, फॉस्फोरस, और ये क्या कराएगा, हाइपर फोस्फेटेमिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस और अगर हम कैल्शियम के रिलेशनशिप की बात करें, इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. फॉस्फोरस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो कैल्शियम क्या होगा, डिक्रीज. सो थर्ड सिम्टम क्या आएगा, कैल्शियम विल रिड्यूस इनसाइड द ब्लड बिकॉज ऑफ इंक्रीज फॉस्फोरस, सो हाइपोकैल्सीमिया. एंड इसके बाद जो लास्ट बचता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सेल की बात करें, इसके अंदर कंटेंट की बात करें, तो इसके अंदर सेल का जो प्रोटीन कंटेंट होता है प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन से ही, डीएनए बना है, सब कुछ प्रोटीन से ही बना है. और जब प्रोटीन डैमेज होगा तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, यूरिक एसिड. और इतनी सारी सेल डैमेज होगी, पूरा ट्यूमर डैमेज होगा, तो उसे क्या बनेगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, और उससे क्या होगा, हाइपर यूरेसीमिया. एंड कंबाइनली these four symptom represented as a TLS, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. चारों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो है दो टाइप से हम पढ़ेंगे, वन इज क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एंड सेकंड वन इज लेबोरेटरी टीएलएस. दोनों पॉइंट देखेंगे, लेबोरेटरी में ये आएंगे, लेबोरेटरी का मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे लेब में और ये देखेंगे. एक होगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, और फिर उसकी स्केल है जो हम देखेंगे. देखिए, हटा दे, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ेगा, सीवियर एरीथमिया कोज करेगा. ट्रीट करने के लिए वेरियस मैनेजमेंट इसके अवेलेबल है. पोटेशियम का है, पोटेशियम को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, सो अर्ली मैनेजमेंट में हम यहाँ पे इंसुलिन दे सकते हैं. इंसुलिन एंड पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सेल में भेज देगा. उसके साथ में साल्बुटामोल नेबुलाइज करवा सकते हैं, एस्पिरिन और साल्बुटामोल. उसके साथ में पैक्सिलेट और के बाइंड सॉल्यूशन आता है वो दे सकते हैं, और नहीं होता है तो फिर अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन इज डायलिसिस. अगर बहुत सीवियर एरीथमिया है तो डायलिसिस कर सकते हैं. सो वो हाइपरफॉस्फेटेमिया बढ़ रहा है, तो फॉस्फेट बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें उसको ट्रीट नहीं करना है, हमें ट्रीट करना है कैल्शियम को. पेशेंट को कैल्शियम लगा दो, कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फेट ऑटोमेटिकली बॉडी से आउट होकर ठीक हो जाएगा. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड हाइपरयूरेसिमिया है तो कौन सी ड्रग देनी है, एलोप्यूरिनॉल, xanthine oxidase inhibitor दे दो, ठीक हो जाएगा. विल डिस्कस अबाउट दिस टीएलएस इन डिटेल एंड रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास टुमारो. थैंक यू. कल सुबह 9:30 बजे